नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवालिक शिक्षा संस्थान पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वह है कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में अंतर आपको सरल भाषा में बताना। दोस्तों, हमारे काफ़ी छात्र उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और जितने भी अन्य परीक्षाएं जिनमें पत्राचार और जनसंचार से जुड़े प्रश्न आते हैं उन सभी की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक हमारा जो मेन टॉपिक आता है जिसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वह होता है कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में जो अंतर होता है उनको वह अंतर समझ नहीं आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ढंग से देखेंगे, तो आपका जो ये डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, कार्यालय आदेश एवं कार्यालय ज्ञाप। दोनों के आगे अगर आप देखेंगे तो कार्यालय शब्द जुड़ा हुआ है। दोनों जो पद हैं उनके आगे कार्यालय शब्द जुड़ने से आपको यह अनुमान हो जाना चाहिए कि दोनों का जो उद्गम होगा वो कार्यालय से ही होगा। कार्यालय से ही होगा। पहले हम कार्यालय आदेश को देख लेते हैं। कार्यालय आदेश जो होता है उसका उद्गम होता है कार्यालय से। उद्गम यानी ये निकलता कहाँ से? निकलता मतलब इसका स्रोत कहाँ होता है? कार्यालय। और कार्यालय से भी कौन आदेश देता है? जो उस कार्यालय का शीर्ष अधिकारी होगा। शीर्ष अधिकारी, कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद इसका गंतव्य, अर्थात ये पहुंचेगा कहाँ, इसका गंतव्य कहाँ होगा? तो गंतव्य भी इसका कहाँ होगा? कार्यालय ही होगा। कार्यालय आदेश का गंतव्य भी कार्यालय ही होता है। और कार्यालय में कहाँ होता है? कार्यालय में जो कार्यालय के अधीनस्थ या अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारियों के मध्य होता है। ठीक है। इसको निकालता शीर्ष अधिकारी है और प्राप्त कौन करता है? अधीनस्थ कर्मचारी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब इसकी तीसरी चीज जो हम देखेंगे, संचालन, अर्थात इसका संचालन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, इसका जो संचालन होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। मतलब जो शीर्ष अधिकारी है उसको वो इस आदेश को जारी करेंगे और अधीनस्थ कर्मचारियों पर ये आदेश लागू होगा। अर्थात इसका जो संचालन होगा वो किस प्रकार होगा? वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। अर्थात जो अधीनस्थ कर्मचारी है यानी जो छोटे अधिकारी हैं वो अपने से बड़े अधिकारी के लिए कभी कार्यालय आदेश जारी नहीं करेंगे। इससे हमें पता चलना चाहिए कि इसका जो संचालन होता है वो हमेशा क्या होता है? एक आयामी होता है। एक आयामी, अर्थात मान लीजिए आप एक कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं सिंचाई विभाग में और आपके कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने आपके लिए कोई कार्यालय आदेश जारी किया, तो आप उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, कभी भी आप उसका जवाब नहीं देंगे। आपके लिए आदेश आएगा और आपको वो आदेश मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आपके लिए उसका पालन करना बाध्य हो जाएगा। अर्थात ये हमेशा एक आयामी होता है। और इसका संचालन किस प्रकार होता है? वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। इसका संचालन वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। एक आयामी होता है। आप इसका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। निकालेगा कौन? कार्यालय का शीर्ष अधिकारी निकालेगा। किसके लिए निकालेगा? अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए निकालेगा। और संचालन हमेशा एक आयामी होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होगा। अब दोस्तों, अगर इसकी भाषा शैली की बात करें तो इसकी जो भाषा शैली होगी वो कैसी होगी? भाषा कैसी होगी? आदेशात्मक भाषा होगी। आदेशात्मक भाषा होगी। इसमें आदेश दिया जाएगा, कोई भी कर्मचारी होगा उसे आदेशित किया जाएगा। आदेशात्मक भाषा होगी। और भाषा शैली की बात करें तो उत्तम पुरुष एक वचन की भाषा शैली होगी। उत्तम पुरुष एक वचन। इसमें लिखा जाएगा कि मुझे यह कहने को आदेशित हुआ है कि, इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनेगा। तो भाषा शैली आदेशात्मक भाषा शैली होगी। और शैली किस प्रकार की होगी? उत्तम पुरुष एक वचन की शैली यहाँ पर होगी। अब दोस्तों, विषय वस्तु की बात करें। विषय वस्तु का अर्थ है कि किस किस विषय पर कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। तो दोस्तों, कार्यालय आदेश जो हमेशा जारी किया जाता है वो आपका अनुशासनात्मक कार्य, अनुशासनात्मक कार्य हो गए आपके। सेवा शर्तें हो गई, यानी आपकी कोई सर्विस रूल है उनसे रिलेटेड कोई कार्य है, उनसे उस पर हो सकता है। प्रमोशन के लिए यानी आपकी पदोन्नति है उसके लिए कार्यालय आदेश हो सकता है। निलंबन हो गया, आपको सस्पेंड करना है, सस्पेंड करने पर कार्यालय आदेश हो सकता है। स्थानांतरण हो सकता है, आपका ट्रांसफर करना है, उसके लिए कार्यालय आदेश जारी किया जा सकता है। और आपको यदि छुट्टी प्रदान करनी है, अवकाश हो गया, तो आपको छुट्टी के लिए भी यहाँ पर कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कार्यालय आदेश आपका जो विषय वस्तु होगी वो अनुशासनात्मक कार्य के लिए हो सकती है, सेवा शर्तों से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, प्रमोशन यदि आपका हो गया है, पदोन्नति के लिए किया जा सकता है, निलंबन के लिए कार्यालय आदेश जारी किया जा सकता है, स्थानांतरण के लिए किया जा सकता है और अवकाश देने के लिए किया जा सकता है यहाँ पर कार्यालय आदेश का प्रयोग।
अब दोस्तों इसमें एक एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको काफी कम बुक में मिलेगी, कि जो आदेश होता है कार्यालय आदेश में कभी भी, ध्यान रखिएगा, कार्यालय आदेश में कभी भी संबोधन संबोधन यानी सेवा में इस प्रकार के शब्दों का और समापन सूचक यानी भवदीय समापन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता? संबोधन सूचक और समापन सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग यहां पर मैं नहीं किया जाता। तो कार्यालय आदेश में कभी भी संबोधन और समापन सूचक शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह आपका वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए लिख रहा है और आप उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, तो कभी भी वह आपको यहां पर संबोधन और समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करके कार्यालय आदेश नहीं निकालेगा। वो आपके लिए सीधा लिखेंगे कि श्री का खा गा को आदेशित किया जाता है। तो आपके लिए डायरेक्ट इसकी भाषा जो होगी वो कैसी होगी? आदेशात्मक भाषा होगी। अब दोस्तों इसकी एक दो बातें और ध्यान रखते हैं। इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति की बात करें तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? बाध्यकारी और दंडात्मक होती है। बाध्यकारी और दंडात्मक। अब बाध्यकारी दंडात्मक से क्या अभिप्राय है दोस्तों? अगर आपके लिए आपका शीर्ष अधिकारी कोई कार्यालय आदेश निकालता है तो उसका पालन करना आपकी बाध्यता है, क्योंकि वह आपके सर्विस रूल में है। अगर मान लीजिए आपकी कहीं ड्यूटी लगा देते हैं आपके शीर्ष अधिकारी और आपके लिए कार्यालय आदेश जारी कर देते हैं, तो उसको मानना आपकी बाध्यता है। और प्रकृति दंडात्मक होने से अर्थ क्या निकल रहा है? दंडात्मक यानी अगर आप उस आदेश को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। आपको अगर कोई मानवीय कारणों से कार्यालय आदेश को नहीं मानना है, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब चल रही है और आपके लिए कोई कार्यालय आदेश निकलता है कि आपको अपने कार्यालय से 20 किलोमीटर दूर रोज जाकर अपनी ड्यूटी देनी है, तो आप अपने शीर्ष अधिकारी से एक बार कहकर अनुरोध कर सकते हैं उस बारे में कि कार्यालय आदेश को बदल दिया जाए, उसके जगह मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाए। वो मानना ना मानना मानवीय दृष्टिकोण के ऊपर है कि आपका अधिकारी किस प्रकार से उस दृष्टिकोण को देखता है, लेकिन आप उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये आदेश आपके लिए कैसा होता है? बाध्यकारी होता है और इसे न्यायालय में वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता। यानी आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ कारणों में कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको वो जो आदेश है वो परेशान करने के लिए आप ही की बार बार ड्यूटी लग रही है, या आप असमर्थ हैं, मान लीजिए कोई महिला है और वह प्रेगनेंसी के समय में है, गर्भावस्था में है और उसकी ड्यूटी लगा दी गई है, वह जाने में असमर्थ है, तो वह पहले अपने शीर्ष अधिकारियों को सूचित करेगी। मतलब जिस अधिकारी ने वह आदेश निकाला है पहले उनसे ऊपर के अधिकारियों को वो सूचित करेंगी। उसके बाद भी अगर उसमें कोई जवाब नहीं मिलता है तो अंतिम विकल्प के रूप में आप उसे न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, सीधे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था आपका कार्यालय आदेश। अब चलते हैं कार्यालय ज्ञाप की तरफ। दोस्तों अगला जो हमारा शब्द है वह है कार्यालय ज्ञाप। दोस्तों सबसे पहले काफी बच्चों को ज्ञाप का मतलब यहाँ पर पता नहीं होता है। तो ज्ञाप का अर्थ होता है सूचना। तो ज्ञाप का अर्थ हमेशा सूचना होता है। कहीं पर ज्ञाप लिखा होता है, कहीं पर ज्ञापन लिखा होता है। तो ज्ञाप का और ज्ञापन का जो अर्थ निकल कर आता है वो होता है सूचना। ज्ञाप जो कार्यालय ज्ञाप होता है उसका उद्गम भी आपका कहां से होगा? कार्यालय से होगा। इसका उद्गम भी कार्यालय से ही होगा, कार्यालय ज्ञाप का। लेकिन कार्यालय के अब जो कार्यालय आदेश था वो कहां से निकलता था? शीर्ष अधिकारी से। लेकिन कार्यालय ज्ञाप जो होगा वो किससे निकलेगा? नियत अधिकारी से। नियत अधिकारी। अब नियत अधिकारी से क्यों निकलेगा? तो कार्यालय ज्ञाप का अर्थ मैंने आपको बताया कि ज्ञाप का अर्थ है सूचना देना। तो सूचना हमेशा एक नियत अधिकारी देगा। ऐसा नहीं है कि शीर्ष अधिकारी ही सूचना देगा। आपने देखा होगा जब से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी हुआ है तो हर कार्यालय में एक जो आपका लोक सूचना अधिकारी है वह नियत होता है सूचना देने के लिए। अगर उस विभाग में कोई भी आरटीआई आएगी तो एक लोक सूचना अधिकारी पहले से ही उसके लिए सक्षम होता है जो उस सूचना का रिप्लाई करेगा या वो सूचना पहुंचाएगा। तो नियत अधिकारी होगा, अधिकारी से पहले से नियत कर दिया जाएगा और वह सूचना प्रोवाइड करवाएगा जिसने भी वह सूचना मांगी होगी। अब गंतव्य की बात करें तो इसका कार्यालय आदेश का जो गंतव्य होता था वो कार्यालय ही होता था और अधीनस्थ कर्मचारियों पर इसका प्रभाव होता था। लेकिन जो इसका गंतव्य है कार्यालय ज्ञाप का, कार्यालय ज्ञाप दो कार्यालयों के मध्य लिखा जा सकता है। दो कार्यालयों के मध्य हो सकता है इसका गंतव्य, या दो अधिकारियों के मध्य हो सकता है। दो अधिकारियों के मध्य, दो अधिकारियों के मध्य हो सकता है, या कार्यालय से अशासकीय व्यक्ति के संदर्भ में हो सकता है। अब इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। जो गंतव्य होता है अर्थात कार्यालय ज्ञाप पहुंचेगा कहां,
इसका जो गंतव्य होगा वो दो कार्यालयों के मध्य सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हो सकता है, यानी किसी कार्यालय को दूसरे कार्यालय में सूचना भेजनी है तब वह कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग कर सकते हैं। दो अधिकारियों के मध्य हो सकता है, यानी दो अधिकारी आपस में अगर सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वहां पर अधिकारियों के मध्य हो सकता है, या कार्यालय से अशासकीय व्यक्ति के बीच भी कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग हो सकता है। अब किस प्रकार होगा, आपने देखा होगा जो आरटीआई से सूचना मांगी जाती है वह सरकारी कार्यालय से मांगी जाती है और किसके द्वारा मांगी जाती है, अशासकीय व्यक्तियों के द्वारा मांगी जाती है। तो वहां पर आरटीआई का जो फॉर्मेट है वो भी कार्यालय ज्ञाप यानी कार्यालय ज्ञापन का उदाहरण है। तो कार्यालय ज्ञाप से अशासकीय व्यक्तियों को भी यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है कार्यालय ज्ञापन के द्वारा। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि गंतव्य किस प्रकार से इसका रहता है, दो कार्यालयों के मध्य, दो अधिकारियों के मध्य, या कार्यालय से अशासकीय व्यक्ति के मध्य भी इसका हो सकता है गंतव्य। अब बात करें संचालन की, जो इसका संचालन होता है वह एक आयामी भी हो सकता है और द्विआयामी भी हो सकता है। एक आयामी भी हो सकता है और द्विआयामी भी हो सकता है। अब देखते हैं कैसे होता है। कार्यालय आदेश तो आपके वरिष्ठ अधिकारी ने निकाला है आपके लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए, इसलिए यह एक आयामी हो गया क्योंकि आप इसका रिप्लाई नहीं कर सकते। अब जो कार्यालय ज्ञापन होता है, कार्यालय ज्ञापन में एक आयामी तब होगा जब कार्यालय ने किसी अशासकीय व्यक्ति के लिए यह ज्ञापन निकाला हो। यानी आपने अगर कोई सूचना मांगी और आपको किसी विभाग ने दे दी, मान लीजिए आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कोई सूचना मांगते हैं तो उन्होंने आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक आयामी वहां पर संचालन हो जाएगा क्योंकि आप उस सूचना का रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी अधिकारी ने किसी अधिकारी से सूचना मांगी है तो वहां पर वे उस सूचना का रिप्लाई दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो वहां पर द्विआयामी हो जाएगा। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। आजकल एक बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, जैसे कि मानव वन्यजीव संघर्ष वाला। उत्तराखंड में लगातार वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी वन विभाग के डिवीज़न के अंतर्गत उत्तराखंड शासन द्वारा एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है कि आपको हर माह में जितने भी आपके डिवीज़न में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हो रही है उनको हम तक पहुंचाना है, या हमको उस बारे में सूचित करना है कि कितनी घटनाएं आपके वन प्रभाग में हुई। तो उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, तो वह कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अपने जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक सूचना पहुंचाएंगे। तो उसमें आपका द्विआयामी यहाँ पर जो संचालन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो रिप्लाई भी कर सकते हैं उस चीज़ का। लेकिन अगर आपने किसी वन विभाग के डिवीज़न से सूचना मांगी है कि आपके यहाँ कितने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हुई, आप जरा बताइए, तो वहाँ पर एक आयामी संचालन हो जाएगा क्योंकि आप उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों आपको संचालन भी समझ में आया होगा कि संचालन किस प्रकार से होता है। दोस्तों बात करें भाषा की, तो भाषा कार्यालय ज्ञापन की तटस्थ भाषा हो जाएगी और शैली जो रखी गई है इसकी वो शैली होती है अन्य पुरुष शैली। तो कार्यालय ज्ञाप की जो भाषा होती है वो तटस्थ होती है और शैली जो होती है अन्य पुरुष शैली होती है। अब विषय वस्तु की बात करें, यानी कार्यालय ज्ञाप का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कार्यालय ज्ञाप का सिर्फ एक ही प्रयोग होता है, कार्यालय से जुड़ी सूचना देने के लिए। कार्यालय से जुड़ी सूचना देने के लिए, सूचना देने के लिए। तो विषय वस्तु जो होती है वो केवल सूचना देने के लिए यहाँ पर की जाती है। अब दोस्तों बात करें इसकी एक और मुख्य बिंदु की, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यह बाध्यकारी होता है, दंडात्मक होता है, और इसमें अगर हम बात करें इसमें है कि कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन कैसा है, स्वैच्छिक है। कार्यालय ज्ञापन का पालन करना कैसा है, स्वैच्छिक है। यानी अगर मान लीजिए आपने किसी तहसील में एक आरटीआई लगाई, आपने सूचना मांगी कि जो वहाँ पर नायब तहसीलदार साहब हैं हमारे, वो किस किस दिन बैठते हैं, तो आप उस दिन की हमें सूचना उपलब्ध करवाएं। अब उन्होंने मान लीजिए बता दिया आपको कि शुरू के 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हमारे तहसीलदार सर बैठते हैं वहाँ पर तहसील में और वो जनता की समस्या सुनते हैं, तो उन्होंने तो आपको बता दिया है। अब आपका अनुपालन करना स्वैच्छिक है, आप चाहें तो जाएं उनसे मिलने, चाहे ना जाएं। या मान लीजिए आपने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अपनी कॉपियों का अवलोकन करने के लिए समय मांगा। अब उन्होंने बोला है आपको कि आप चाहें तो हर दिन 3 से 4 बजे के बीच आकर कॉपियों का अवलोकन गेट नंबर इतने में आकर कर सकते हैं। तो अब जाना ना जाना आपका क्या है, स्वैच्छिक है। यानी कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन स्वैच्छिक है, मर्जी आपकी, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। अब अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊं यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन की, तो कार्यालय ज्ञापन की जो परिभाषा होती है, कार्यालय ज्ञापन किसी शासकीय कार्यालय से उद्गमित वह पत्र होता है जिसमें किसी अपेक्षित सूचना को ऐसा व्यक्ति जिसने उस सूचना को चाहा हो तक पहुंचाना है। अर्थात
कार्यालय ज्ञापन शासकीय कार्यालय से निकला वह पत्र होता है जिसमें हम सूचना को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जिसने उस सूचना को मांगा हो। तो दोस्तों यह था आज का टॉपिक, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन में अंतर। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।